तो सर्कुलर टर्न पे हमने कार किया था कि कार जब सर्कुलर टर्न पे चलती है तो उसकी मैक्स स्पीड जो है वो रूट ओवर म्यू आर जी होनी चाहिए। अगर म्यू आर जी से ज़्यादा स्पीड होगी तो स्किड कहाँ जाएगा, स्किड करके वो स्किड करके बाहर निकल जाएगा। क्या कभी अंदर भी आ सकता है क्या? नहीं। ये हमने किया था। फिर हमने कल खूब सारा वो वीडियो भी देखा था, तो कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा लेक्चर टाइप में हुआ था कि जो रियल रोड सिस्टम होता है उसमें फ्रिक्शन अकेले नहीं होता जो आपको सपोर्ट करता है टर्न लेने में, क्योंकि अकेले आप सपोर्ट ले रहे होंगे तो रेडियस बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सर्कुलर टर्न पे आप चल रहे हैं तो आपका v क्या आया है, रूट ओवर म्यू आर जी। अब हुआ क्या, आपकी मैक्सिमम स्पीड ये है रूट ओवर म्यू आर जी। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा स्पीड से टर्न लेना है आपको, जितना ज़्यादा स्पीड रखेंगे, जी फैक्टर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अपनी मैक्सिमम स्पीड बढ़ानी है टर्न लेने के लिए तो आपको म्यू बढ़ाना पड़ेगा। और म्यू बढ़ाने से क्या आएगा, सरफेस में रफनेस आ जाएगी। रफनेस आ गया तो भाई पहाड़ों पे गाड़ियां लेके जाते तो माइलेज कम देने लगती है वो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावर चाहिए ना इंजन को, तो पावर ज़्यादा चाहिए। पावर ज़्यादा देने के लिए आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि म्यू बढ़ाने से गाड़ी का जो लाइफ है वो भी कम हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे गाड़ी चलाओ, खत्म हो जाएगी गाड़ी। तो म्यू आप बहुत नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिटेशन है, म्यू उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूं ना मैं? एक लिमिट के ऊपर म्यू नहीं बढ़ा सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है, वी बढ़ाने के लिए आर बढ़ा दीजिए। और आप ये भी जानते हैं कि रियल लाइफ में म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में कुछ जगह पे म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, लेकिन वो अभी हम उसको नहीं पढ़ते, वो आइडेंटिकल में आ जाता है। तो इसके अंदर ही म्यू होगा तो म्यू की तो एक लिमिट है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। दूसरा वी बढ़ाने के लिए आप आर को बढ़ा दीजिए। आर बढ़ाने का मतलब ये है, मान लो मुझे यहाँ से घूम के यहाँ आना है, तो मैं सर्कुलर टर्न में जाना, तो मैं ऐसे ऐसे खूब घूम के तब आओ, तभी तो आर बढ़ेगा। तो ज़्यादा आर कर दोगे तो क्या आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा चलने वाला, क्योंकि गाड़ी जो है वो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है आपकी, और स्पीड किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। और डिस्टेंस आपका ये सर्कुलर ट्रैक वाला पाथ होगा, जितना बड़ा सर्कुलर ट्रैक होगा क्या उतना ही ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, क्या उससे पैसा ज़्यादा खर्च होगा? पैसा ही खर्च होना एक बात नहीं होती, टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन सब से बचने के लिए लोगों ने कहा कि यार ये तो एक है, मैक्सिमम स्पीड तो होती है म्यू आर जी, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, हम ज़्यादा स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादा हम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई रोड बनाए और बोल दे कि यहाँ 2 स्पीड में आप टर्न ले सकते हो। क्यों? क्योंकि म्यू और आर में एक लिमिटेशन है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम स्पीड को बढ़ा सके? क्या कोई और तरीका है रोड बनाने का जिससे हम ये स्पीड जो रूट म्यू आर जी इससे मिल रहा है, इस स्पीड को बढ़ा सके या घटा सके? तो ये बढ़ाने घटाने के तरीके के लिए ढूंढते ये मिला इनको, और इस पे मेन रोल जो होता है सिविल इंजीनियर्स का होता है। उनने एक चीज सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हमें थोड़ा फायदा हो जाए। क्या किया इन्होंने, जो टर्न वाला रोड है ना, वो रोड मैं ऐसे बना देता हूँ। मतलब क्या किया, ये थीटा एंगल लगा दिया, जो ये इनर सरफेस हुआ, कल 3D में मैंने दिखाया था ये चीज, आज मैं खाली समझा रहा हूँ। ये इनर सरफेस हुआ और ये आउटर, इनर आउटर के बीच में एक हाइट बना दी। हाँ, अब ये हाइट भी इतना नहीं कि 500 मीटर हाइट बना दिया दोनों के बीच में, आप चला ही ना पाओ। मतलब थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटा थीटा लेते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 5 डिग्री मैक्सिमम लेना होता है। जो वो पहाड़ों में रास्ते बनते हैं ना, वहाँ मैक्सिमम लेते हैं 30 डिग्री 35 डिग्री। देखो तुम पहाड़ों के रास्ते पे देखो, तुम्हें दिखेगा रोड पे भी जहाँ वो टर्न ले रहे होंगे, वहाँ आपको दिखेगा कि जो आउटर सरफेस है ना ऐसे टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा एंगल पे टेढ़ा होता हुआ दिखता है। तभी तो लोग बोलते हैं पहाड़ों पे गाड़ी चलाना बहुत टफ काम है, क्योंकि
ये जो इंक्लाइन सरफेस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप गिर पड़ेंगे। हालांकि आप फिजिक्स पढ़ के मत जाना इस पहाड़ों पर। हाँ मतलब फिजिक्स वालों के साथ दिक्कत होती है, वो गाड़ी नहीं चला पाते ज़्यादा। मैं चलाता हूँ तो मेरे दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, यहाँ वो ब्रेक लगेगा क्या, ये होगा क्या। और मैं जो कांड करते हैं ना ये स्कूटी लेकर के, वो आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे निकलते हैं, मेरे सामने कोई आए मैं ठोक दूंगा। हाँ 1-2 बार कर भी दिया है मैंने। ज़्यादा कट पिट मारते हैं ना, मैं ब्रेक नहीं मारता, मेरे सामने आए मैं ठोक देता हूँ, जो होगा देख लें। हाँ क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग, क्या ही करूँगा मैं। इसलिए हमें घर वाले जो है गाड़ी नहीं देते। हाँ मैं गाड़ी यूजली बहुत फास्ट चलाता हूँ इसलिए भी नहीं मिलता, और ये दूसरा ये पेशेंस नहीं है मेरे अंदर रोड पे। अब मेरे घर वाले 2 महीने के लिए गांव गए थे, तो मैं पूरा वो राइडिंग गियर्स वगैरह ख़रीदा था, और यहाँ से मैं पुणे, यहाँ से नासिक गया था, नासिक से पुणे गया था, और दूसरे दिन पुणे से फिर मैं औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद से फिर नासिक आया था, फिर अगले दिन यहाँ आया था। 3-4 दिन खूब चलाई गाड़ी, और घर वालों को पता लगा, मेरे राइडिंग गियर्स को पूरा फेंक दिया उन्होंने, बोला तुम मत चलाओ। मेरे पास अवेंजर है, हम मेरी हाइट के लिए बुलेट है वो, ठीक है वो, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं बुलेट पे पैर ही नहीं पहुंचता मेरा, क्या करूं। ये दिखा तुम्हें? हाँ बच्चों देखो, ये 3D मैंने बनाने की कोशिश करी है। ऐसा रोड होता है, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग करना। बैंकिंग मतलब रोड पे बैंक खोल देना नहीं होता, हाँ कि बैंक बना दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आउटर सरफेस को किसी एक हाइट पर उठा देना। क्या मतलब है? किसी एक हाइट पर उठा देना। ये ऐसा है, लेकिन जब मैं 2D में देख रहा हूं ना, मैं 2D में देख रहा हूं, तो 2D में मुझे खाली इस वाले पार्ट से मतलब है। कौन से पार्ट से? ये वाला। हाँ ये मैंने 3D में बनाने की कोशिश करी, इसका 2D वर्जन कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं, इस तरह से। यहां से हमारा इनर सरफेस चालू हो रहा होगा, यहां से हमारा आउटर सरफेस चालू हो रहा होगा। मेरी कार कहाँ होगी? ऐसे, यही तो होगी ना कार, ऐसे इसी इंक्लाइन प्लेन पे तो कार चल रही होगी ना। नहीं समझ आया? कल वीडियो दिखाया था आपको, वीडियो दिमाग में घुमाना पड़ेगा, विजुलाइज करना होगा। इसी सरफेस, ये हम एक जगह नहीं होता तो एक जगह पे बनाया है, ये हर जगह पे इंक्लाइंड है। तो जो गाड़ी चल रही है ऐसे ही चल, अरे यार जो गाड़ी चल रही है ऐसे चल रही है, समझ रहे हो ना। तो हर जगह इंक्लाइन प्लेन पर ही गाड़ी यहाँ पर है। अब इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो मास होगा। क्या मान लिया मैंने? इसका मास m। अच्छा, रियल रोड पर, जो रियल रोड होती है, क्या वहां फ्रिक्शन को 0 कर सकते हो क्या? तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? क्या कोई ऑल्टरनेटिव है जो म्यू आर जी के अलावा भी काम करता है? तो उस ऑल्टरनेटिव में क्या आया अपने पास? यस, बैंकिंग से हो सकता है। हमें देखना है कि बैंकिंग अकेले आपको कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है बिना फ्रिक्शन के टर्न लेने में। तो ये जो पहला केस पढ़ रहे हो ना, ये जो पहला केस पढ़ रहे हो, ये है विदाउट फ्रिक्शन। मतलब मैं देखना चाह रहा हूं कि बैंकिंग जो हो रही है बिना फ्रिक्शन के आपको कैसे सपोर्ट करती है। तो देखिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आएगा बच्चों? इधर कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल। अच्छा, इसका सेंटर किधर होगा? सर्कल के ऐसा घूम रहा है ना, तो सेंटर यहां कहीं आएगा। मतलब क्या यहां कहीं होगा सेंटर इसका? ये इसका सेंटर है O, तो इस डायरेक्शन में हमें सारे फोर्स चाहिए होंगे। अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं और कार की स्पीड ऐसे मान लो v है, इनफैक्ट ऐसे स्पीड v नहीं होगी, इसमें ऐसे घूम रही है ना, तो स्पीड अंदर की तरफ होगी। ये इसकी स्पीड v ऐसे इनटू द प्लेन है भाई, ऐसे टर्न ले रहा होगा ना। ये 2D में बनाए हो, 3D में सोचो तो ऐसे टर्न ले रही है, तुमने ये स्पीड देखी है, तुम्हें ऐसा जाता हुआ दिखेगा ना अंदर की तरफ। आधे लोग पता नहीं क्या बोल रहा है ये।
दिखाऊं फिर से वीडियो? करण देखो, वीडियो देखने में तेजी है सर, हम रोज घर पे यही देखते हैं, यहाँ एक बार और देख लेंगे। ये फोन कौन देख रहा था? चुप बैठना। आवाज कहाँ चलेगी? कहाँ है आवाज? तुम भी तो वही हो, तुम बुढ़े तो नहीं हो। Each curvilinear section can be approximated to be एकदम चुपचाप देखना। a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the भाई बैठ arc जाओ। to enable the vehicle to move मैं बोल रहा हूँ बैठ along. This जाओ। centripetal force is provided by the static friction of the surface the car is moving on. The normal force N balances the weight of the car mg. If the coefficient of static friction is mu, the maximum frictional force which can act towards the center of the arc is mu mg. While making a turn, if the velocity of the car is v and radius of the arc is r, the centripetal force acting on it would be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static friction, which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words, v should be less than or equal to the limiting value root over mu rg. If the car moves with a velocity greater than the limiting value, it skids away from the center. Banking of roads. we cannot always rely on We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. To avoid skidding of vehicles at turns, the outer edge of the road is raised up, which is called banking. Suppose surface of the road at a देखो यहाँ है ना, अब ये इधर टर्न ले रही है, क्या ऐसे अंदर की तरफ आ रही होगी? तो ये जो अंदर की तरफ वाला है उसको तो मैं ऐसे V से दिखा नहीं पाऊंगा, उसी V को अपन पॉइंट कर रहे हैं इनटू द प्लेन। ठीक है क्या? दिख रहा है तुम्हें? ये सरफेस में इधर इसका रेडियस है, इधर जा रही है वो। बस यही समझाना था अपने को। Towards center, providing the necessary centripetal force at the turn. Friction is not taken into consideration here. Therefore, हाँ, तो ये जो चीज पढ़ रहा हूँ ये है V। तो अगर मैं कार के अंदर बैठा हूँ तो इस V की वजह से क्या मुझे इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल से नहीं करना चाहते हैं, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट आपको किधर लाना पड़ेगा? सारे फोर्सेस का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लाना होगा, लेकिन मैं सेंट्रीफ्यूगल से करता हूँ कि जब भी कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कार के अंदर बैठ के प्रॉपर कर पाओगे, तो आपको ना तो सेंटर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और ना ही सेंटर से दूर। तो ये मैंने mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल बना दिया। अगर इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल है, इधर कोई भी फोर्स नहीं है, तो क्या होगा? ये मुझे ऐसा बाहर जाता हुआ दिखेगा। अगर मुझे रेडियली आउटवर्ड एक mv स्क्वायर बाई आर मिल रहा है, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अदरवाइज ये बाहर की तरफ भाग जाएगा। तो आओ देखते, इधर जा रहा है, मतलब अब प्रैक्टिकली देखो इसमें हो क्या रहा है। इधर जा रहा है मतलब ये ऐसे जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, आउट क्या बोलते हैं उसको, आउटर सरफेस की तरफ। इधर जा रहा है वो आउटर। आइए देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब सामने फोर्सेस चाहिए किधर? सेंटर की तरफ।
लेकिन जो रियल फोर्स है, अगर फ्रिक्शन नहीं लगाया है तो यही तो इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? तो इन्हीं फोर्सेस में कुछ जुगाड़ लगा करके हमें इनको लेके आना है सेंटर की तरफ। क्या कर सकते हैं, जरा देखो, अगर mg का कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है, लोग रट्टा मारते हैं mg का कंपोनेंट लेना है, इसमें नॉर्मल का लेना है। आप रट्टा मत मारो किसका कंपोनेंट लेना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि हमारा मेन टारगेट क्या है। हम उसका कंपोनेंट लेंगे जो सेंटर की तरफ लेके आ रहा हो, जिसमें फोर्सेस कहाँ मिल रहे हो, mg का कंपोनेंट लेने पे क्या आपको सेंटर पे कोई फोर्स मिल रहा है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, नॉर्मल का कंपोनेंट लेके देखते हैं। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, अरे वाह, नॉर्मल कंपोनेंट मिल गया सेंटर की तरफ। ये वाला एंगल कितना है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा। तो क्या ये बन जाएगा n cos थीटा, क्या ये बन जाएगा n। अब अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये जो n sin थीटा है ये बैलेंस कर रहा है mv²/r को, और ये जो n cos थीटा है ये बैलेंस कर रहा है mg को। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो n मर गया। हालांकि हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो नॉर्मल की वैल्यू पूछ सकते हैं, थीटा पूछ सकते हैं, मास पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, रेडियस। 5 चीज है, 5 में से 2 इक्वेशन बन रहे हैं, तो कोई भी 3 वेरिएबल आपको देकर बाकी 2 पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन खैर अभी के लिए हम खाली जो देख रहे हैं उनमें हम ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, या यहीं से ये बन के आएगा कि v की जो वैल्यू है rg tan थीटा, इसको बोलते हैं रेटेड स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? कहीं अगर लिख के आता द रेटेड स्पीड ऑफ द कार, इसका मतलब √rg tan थीटा। अब आप देखिए एक स्कोप यहाँ पर भी है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, अपनी रेटेड स्पीड को बढ़ानी है, तो रेटेड स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो या तो थीटा बढ़ा दीजिए या फिर रेडियस बढ़ा दीजिए। रेडियस की वहां पर भी लिमिटेशन थी तो यहाँ पर भी होगा। थीटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि tan 90 कर दूं, हर थीटा तो बढ़ा दिया, थीटा हाँ tan 90 कर दिया तो आप घूम ही नहीं पाओगे, तो इतना थीटा मत बढ़ा दोगे तुम चल ही ना पाओ, तो थीटा बढ़ा सकते हैं। ये भी एक लिमिटेड केस में ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेटेड स्पीड। क्या अभी तक कहीं फ्रिक्शन लिखा है? ये आसान वाला टॉपिक है। अब इसके बाद टफ वाला आता है, और उस पर जो क्वेश्चन आते हैं जेई में, वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जहां आप हर बार आपको लगता है कि अरे इसका ये आंसर है और पहला ऑप्शन होता है और वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि आपको फ्रिक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सेल्फ एडजस्टेबल कौन होता है? स्टैटिक। लिमिटिंग की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अच्छा, अगर मान लो इसमें फ्रिक्शन भी आ गया होता तो? जरा ध्यान से देखो, समझ लेना, फिर मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। बैंकिंग ऑफ लोड विथ फ्रिक्शन, और इसके आगे ना डबल ट्रिपल स्टार बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखना इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ऑल्सो। 12th का प्रॉपर पूरा डेरिवेशन पूछते हैं वो, और नीट सॉरी जेई में तो पूरा डेरिवेशन पूछते नहीं है वो, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ फ्रिक्शन भी हो जाए बच्चों, ये थीटा एंगल है, वही 2D वाला बना रहा हूं मैं सरफेस। यहाँ अपना व्हील है जो कार का, और कार अपना ऐसे अंदर की तरफ V से मुड़ रहा है। इसका मास मैंने m ले लिया है। अब यहाँ फ्रिक्शन है म्यू, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, mg। इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये सेंटर है अपना, तो ये n sin थीटा बिल्कुल वही ना जो भी किया। इधर क्या लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, ये क्या है
आर क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। सोचिए अगर n साइन थीटा mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना होगा? क्यों? फ्रिक्शन का मेन काम क्या होता है? टू कीप टू ब्लॉक्स टुगेदर, टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर रोड का कॉन्टैक्ट सरफेस और व्हील दोनों साथ में ही हैं, उनके सारे फोर्सेस बैलेंस्ड आउट हैं, वो दोनों साथ में ही है, तो फ्रिक्शन जबरदस्ती टांग नहीं लड़ाता कि मैं स्पीड बढ़ा दूं या घटा दूं। फ्रिक्शन बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुश हूं ना, दोनों साथ में बने हुए हैं ना। सही बात है ना ये? मतलब इसके अंदर जो पहला केस में बना रहा हूं, समझना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में एक चीज आपके बहुत काम की होती है कि फ्रिक्शन के केस में आपका जो वो होता है यार, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और वो चेंज करने में हम कई बार गलती करते हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से समझना। पहला केस मैंने क्या बोला आपको कि v की वैल्यू रूट ओवर आर जी टेन थीटा है, क्योंकि फ्रिक्शन तब आता है दोनों साथ में ना रहे। अप टू रूट ओवर आर जी टेन थीटा जो रेटेड स्पीड है, यहां तक तो दोनों साथ में चलेंगे, इसके बाद कांड होने वाला है। तो अगर ये कंडीशन बन गई ना, देन जो यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। अच्छा सोचो अगर मेरा v या मतलब ये टोटल mv स्क्वायर बाई आर, लिखने का काम बाद में कर लेना, देख लो, क्योंकि ये देखना इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिंटिंग मशीन मत बनो, बुक में लिखा है ये सब। अगर ये mv स्क्वायर आर की वैल्यू n साइन थीटा से ज्यादा होगी तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया? रेडियली आउटवर्ड वाला फोर्स ज्यादा हो गया। आउटवर्ड का फोर्स तुम्हें किधर लेके जा रहा है? तो आप क्या किधर जाना चाहोगे? ऐसे रोड पे, हाईवे पे देखो तो जो ऐसे कॉर्नर पे देखो, साइड वाला रोड पे रेलिंग बनाते हैं, वहां जाके तुम टकराओगे, तो तुम बाहर की तरफ स्पीड होने लगोगे। n साइन थीटा जब तक mv स्क्वायर बाई आर के बराबर था, फ्रिक्शन ने बोला मेरा काम नहीं है। अब अगर mv स्क्वायर बाई आर को ज्यादा कर दिया मैंने, तो हाँ mv स्क्वायर बाई आर ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? अब वो बाहर की तरफ स्पीड होने लगेगा, फ्रिक्शन बोलेगा अभी मैं तो जिंदा हूं ना, तो मैं रोकूंगा। तो कब रोक पाएगा वो? उसका मेन काम क्या है? mv स्क्वायर बाई आर बढ़ गया। ऐसे ही याद रखना, बार बार भूल जाओगे नहीं तो। जितने लोग पढ़ते हैं, तुम किसी से पूछो यही कंफ्यूज होते हैं हमेशा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी। तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें समझना है अच्छे से। mv स्क्वायर बाई आर ज्यादा हुआ तो कौन बैलेंस नहीं कर पा रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। तो n साइन थीटा कम पड़ गया ना, तो फ्रिक्शन किसको सपोर्ट करेगी? दोनों बैलेंस हो जाए। किसको सपोर्ट करे वो? n साइन थीटा। अब फ्रिक्शन लग कैसे सकता है? या तो इस लाइन पे ऊपर या इस लाइन पे नीचे। अगर ऊपर लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई आर को सपोर्ट करने लगेगा, वो पहले से ज्यादा है। तुम क्या चाहोगे? किधर लगे? नीचे, ताकि n साइन थीटा को सपोर्ट करे। तो b वाले केस में अब कैलकुलेशन देखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे ऐसे थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा समझना है। अब यहाँ क्या होता है पता है? यहाँ फिर तुम्हारी गलती नहीं होती, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोग नहीं पढ़ाते, सब पढ़ाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर ना यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। वो तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, वी मैक्स और वी मिनिमम, बोलते हैं यही रट लो, इसी पे क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं n नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल के दिखा दूंगा, आप एक सिंगल क्वेश्चन कर दोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उस फॉर्मूले पे बनेगा ही नहीं। जो भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन भी टच नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। तो यहां मैंने ये मेरा कार है, मैं कार को एक पॉइंट ही बना देता हूं। तो अगर मैं इस कार के लिए FBD बना दूं, अलग अलग पेन से मैं अलग अलग फोर्सेस दिखा रहा हूं। ये अपना mg हो गया, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी अपने लिए दिक्कत पैदा करती है। तो ये दोनों तो एक ही है ना, तो मैं इसको इधर बना रहा हूं, ये थीटा, तो ये कितना n cos थीटा, इधर क्या आ गया n, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपना है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर।
इसीलिए आपको भी बोलता हूँ कि आप भी मल्टी कलर पेन लेके आइए। देखिए नोट्स में क्या होता है, मल्टी कलर पेन से आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग के केस में जाएंगे कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। अब बचा कौन, फ्रिक्शन। किधर आया फ्रिक्शन, डाउन हुआ। अच्छा मैंने कंडीशन ही नहीं लिखी इधर तेरी की। क्यों किया ये पता है, इसको क्यों बड़ा लिखा मैंने, mv²/r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि m और r तो फिक्स्ड है ना। v अगर r tan थीटा के बराबर है तो कंडीशन जो है वो ये वाली होगी, v बढ़ेगा तो mv²/r ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो v बढ़ गया। तो इस केस में हो क्या रहा होगा, अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं लगा था उसके पहले क्या होगा, बाहर की तरफ स्किड करेगा, तो फ्रिक्शन किधर काम किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है, यहीं पे इसी पॉइंट पे जो मैं बता रहा था कि तुम गलती कर देते हो, यही प्रॉब्लम क्या होगी, ध्यान से देखो। होता क्या है ना कि यहां पर आपको बता दिया जाता है कि फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू μn है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, जैसे ही आपने लिख दिया गलत हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन का काम कब आया, जब n sin थीटा से बड़ा हो गया mv²/r। अब बड़ा होना तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लो n sin थीटा की वैल्यू 10 है, mv²/r की वैल्यू 11 होगी, तो कितने का डिफरेंस आया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक नहीं लगेगा, फ्रिक्शन उतना लगेगा जिसका ये वाला कंपोनेंट 1 बन जाए। अगर ये वाला फोर्स 12 हो गया, अब कितने का डिफरेंस आया, 2 का, तो फ्रिक्शन की वो वैल्यू होगी जिसका ये कंपोनेंट 2 दे दे। ऐसे ये बढ़ता गया तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ाता रहेगा ताकि इसका ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा के साथ मिलकर इसको बैलेंस करता रहे। कब तक कर पाएगा, अपनी मैक्स वैल्यू तक। तो जब मैक्स वैल्यू आ जाएगी उसका मतलब क्या है, साथ चलने के लिए मैक्सिमम कितना v रख सकते हैं, साथ चलने के लिए। तो जब मैंने अगर यहाँ पे μ1 लिख दिया, इसका मतलब मैं v max निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच a car can take a swifter। अगर मैंने μ1 लिखा तो क्या लिख दूंगा मैं, मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच a car can take a swifter। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा मैक्सिमम ही पूछे, सही बोल रहा हूँ। अगर मैक्सिमम नहीं पूछेगा तो आपको फ्रिक्शन ही मान के चलना है। क्या मान के चलना है, आइए अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं बच्चों, तो ये थीटा तो ऑट एंगल से ये भी थीटा, अरे यार ये वाला एंगल भी थीटा, तो f का ये कंपोनेंट भी क्या बन जाएगा, f cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट f का नीचे आ जाएगा। यहां से आपको दो जो इक्वेशन मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, n sin थीटा के साथ मिलकर f cos थीटा mv²/r को बैलेंस कर दिया, करेक्ट। दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। वेरी गुड, ये दो प्रॉपर इक्वेशन याद रखिए। ये क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, कि फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू देगा, फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू देगा। अगर उसने तुम्हें सवाल में मैक्सिमम पूछा है तो अभी हम बना रहे हैं उसके लिए, ये मैक्सिमम के केस में नहीं है, समझ में आ रहा है। ये आउटवर्ड जो स्किडिंग हो रही है उस स्किडिंग को बचाने के लिए ये फोर्स लग रहा है। अगर वो 1 न्यूटन के फोर्स से बाहर की तरफ जाना चाहता है, फिसलना चाहता है, तो 1 ही फ्रिक्शन लगा देगा, हाँ फ्रिक्शन कंपोनेंट 1 दे देगा। लेकिन मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है वो 20 ही आ सकती है, 20 से बड़ा हुआ तो बोलेगा भाई अब तू फिसल ही जा,
समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज, अब ये हमें इक्वेशंस, अच्छा एक अच्छा बच्चा होगा ना तो कभी कोई इक्वेशन याद नहीं रखेगा, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, मुझे भी नहीं याद है। अगर तुम मुझसे सवाल पूछने आओगे ना, वो रूट ओवर म्यू आर जी 1 प्लस म्यू कुछ, तो मुझे याद ही नहीं है, अभी भी नहीं याद है। मुझे क्या याद रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं ये फटाफट से डायग्राम बनाऊंगा, अगर हमें पता है उस टाइम पर तो ये मैं अपने दिमाग के अंदर भी डायग्राम बना सकता हूँ, या पेपर में बनाओगे अगर आपको पता है तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा डायग्राम बनाने में, लगेगा क्या? अब डायग्राम बना के करो ना, क्यों फार्मूला याद करने जाओगे, मर जाओगे याद करोगे तो। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक, वैलिड एवरीवेयर, लेकिन फॉर वी मैक्सिमम टू टेक सेफ टर्न, अब यही हमारा कैलकुलेशन बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा देखो, v मैक्सिमम के लिए क्या f की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, इस टाइम तक कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये जो f लगा है ये कौन सा फ्रिक्शन है? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी आपको टर्न दिलाने में हेल्प नहीं करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब वो बाहर या अंदर की तरफ फिसलना चालू कर दे, जब स्किडिंग चालू हो जाएगी ना, तो स्किडिंग के टाइम पर काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, कौन लगेगा ना, जो कार को आगे लेके जा रहा होगा, कौन? एक फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाले लाइन पे हम ये मानते हैं प्योर रोलिंग हो रही है, वो नहीं लगाते। अभी आगे हम रोटेशनल में वो चीज़ पढ़ते हैं, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है जब वो प्योर रोलिंग करता है। तो जब फिसलने लगेगा तो स्लिपिंग होती है। जब तक नहीं फिसल रहा है, कोई भी गाड़ी अगर चल रही है प्रॉपर, फिसल नहीं रही है बिल्कुल भी, तो मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है, और उस केस में आगे वाला फ्रिक्शन 0 मान लिया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एन। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा एन कॉस थीटा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिया पहले। क्यों किया पता है? अब देखो ये सवाल सिंपल हो गया, वी मैक्स अपने को निकालना है। अगर मैं दूसरे इक्वेशन से चाहूं तो सेकेंड इक्वेशन से मैं n की वैल्यू निकाल लूं, पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी मैक्स मिल गया क्या? वही सवाल होता है। अभी मिनिमम भी निकालना है थर्ड केस में, और उसके बाद आज मैं सर्कुलर मोशन का ये बेसिक वाला पार्ट खत्म कर रहा हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन अब मेरा धर्म है ये कि अगर मैं तुम्हें सर्कुलर पढ़ाया हूँ तो वर्टिकल भी पढ़ाऊँ। तो कोई धागा वीगा लाया है? नहीं। मेरी क्लास में अगली बार से, हाँ मैं हाथ जुगाड़ कर लूँगा, अगली क्लास से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, देखो मैं तुम्हें थोड़ा वो सिखाऊंगा ये सब चीज़ें। आपको 3-4 चीज़ें अपने बैग में रखना होगा। एक स्केल होनी चाहिए अच्छी वाली, इरेजर तो रहता ही आपके पास, इरेजर रखते ही हो आप लोग, स्केल रखो, धागा रखो, ठीक है? कड़ा कोई पहन के आओ, रोज आना, जिस दिन नहीं आना हो किसी को बता देना करण पहन के आया है। अब तुम लोगों के ऊपर प्रेशर है, दोनों साथ में एब्सेंट हुए तो बहुत मारूंगा। हम मान लो नहीं आए तो भाई है ना अपना वो। तो ये लिखो, इसके जरा सॉल्व करोगे क्या? इसके आगे जरा सॉल्व करके मुझे बताओ। तीन और चार, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें पूरा लिखो। 4 नंबर इक्वेशन से नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करो और 3 नंबर में सब्स्टिट्यूट करो। ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ गया। तो अगर मैं बस आवाज बंद इक्वेशन 4 से n लिखूं तो बस आवाज बंद, n की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यही आएगा n। भाई मैथ्स वाले हो, ये मुझे उम्मीद थी कि आप करोगे। ये थोड़ा सा ना हमारा काम कहाँ खत्म हो गया, ये 2 इक्वेशन बन गई अपनी, उसके बाद ये चाहिए तो यहां तक, इसके बाद तो मैथ्स कर रहा हूं मैं पूरा, तुम्हें आना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग n इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 में सब्स्टिट्यूट करो
तो n को मैं यहां से भी कॉमन ले लूं तो n की वैल्यू मैं लिखूंगा mg बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर ना, और ये m v मैक्स स्क्वायर बाय r। देखो m ने m को मार दिया, rg एक काम कर ले क्या, एक काम ये कर लेते हैं, ये साइन कॉस लिख के आ रहा है सही है, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ऊपर नीचे कॉस जैसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा साइन बाई कॉस प्लस म्यू, क्योंकि ये कॉस बाई कॉस 1 हो गया, अपॉन कॉस बाई कॉस 1 माइनस म्यू टेन। ठीक है क्या, ये हो गया आपका v मैक्सिमम। अब जिनको चाहिए याद रखना है वो याद भी रख सकते हैं। ये 1 नंबर में 2 नंबर में फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में। 1 मार्क्स में पूछते हैं फाइंड आउट द रेंज ऑफ वेलोसिटी इन बैंकिंग विद फ्रिक्शन। तो ये v मैक्स मिल गया, v मिनिमम निकाल लो, दोनों याद रख के रख सकते हो। वैसे याद रखना भी बहुत टफ काम नहीं है क्योंकि ये याद कर लिया। अब इसके दूसरे वाले में क्या होगा पता है, उल्टा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, वही आया। तो याद भी रख सकते हो, लेकिन मुझे याद नहीं रहता तो मैं तुम्हें भी बोलूंगा नहीं कि याद ही करो, तुम्हारी मर्जी है। तो दूसरे केस में ये हो गया। दूसरा केस में हुआ क्या था कि हमारा v बड़ा था rg टेन थीटा से, तो mv स्क्वायर बाई r ज्यादा हो गया। सोचो थर्ड केस में अगर मैं बोलूं कि इफ v इज लेस देन रूट ओवर rg टेन थीटा, सोचो अगर ये rg टेन थीटा से कम हो गया v, तो mv स्क्वायर बाई r, भाई n साइन थीटा किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई r के, जब v की वैल्यू कितनी है रूट ओवर rg टेन थीटा। अगर रूट ओवर rg टेन थीटा से कम कर दिया v की वैल्यू, तो mv स्क्वायर बाई r अपने आप ही कम हो गया। तो कौन ज्यादा हो गया, तो n साइन थीटा किधर लग रहा है, क्या अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब वो स्किड किधर करेगा, इनवर्स। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, फ्रिक्शन एक्ट्स आउटवर्ड। सही बात है क्या। तो बच्चों अगर आउटवर्ड फ्रिक्शन लगा तो ये कंडीशन हमारी ऐसी होगी कि mg ऐसे लग गया, नॉर्मल इधर, ये कंपोनेंट n साइन थीटा, ये हो गया n cos थीटा, इधर रहा अपना, हाँ कहाँ पे, नहीं हर केस में मैक्सिमम मिनिमम दोनों चलेंगे भाई। अगर n साइन थीटा ज्यादा हो गया तो जब कितना ज्यादा है, 1 न्यूटन ज्यादा है, तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट 1 ही होगा ना। सेम थ्योरी यहाँ पर भी होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाएगी, तो हमेशा कंपल्सरी नहीं जाता। क्या भाई, अगर रूट ओवर rg टेन थीटा से कम हुई वैल्यू तो mv स्क्वायर बाई r कम हो जाएगा n साइन थीटा से, तो अंदर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन चाहेगा अंदर ना जाए, और अंदर कब नहीं जाएगा, जब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस करे, सपोर्ट करे, तो फ्रिक्शन हमारा इधर लग जाएगा। तो ये हो गया ऐसे, तो ऐसे होते ही ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा अपना ऐसे, और दूसरा इधर आ जाएगा f, एक cos बन गया और एक sin। ये लिख चुके हो क्या, इधर मैं ऐसे कर दूं, जो लिख रहे हैं ये दोनों पेज, ये दोनों लाइन लिखी हुई है, लिख सकते हैं। अब यहां पर हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि n साइन थीटा माइनस f cos थीटा, ये mv स्क्वायर बाई r है, और दूसरा इक्वेशन बना सकता हूं मैं n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू
अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन वही है, खाली प्लस माइनस में डिफरेंस आया है, तो बाकी चीजें भी वैसी होंगी। हाँ, अब तुम्हें स्किडिंग से बचना है तो v की वैल्यू कम कर रहे हो, v जितना कम हुआ क्या उतना फ्रिक्शन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सोचो v को तुमने इतना कम कर दिया, मान लो v mv²/r और n sin थीटा में 25 न्यूटन का डिफरेंस आ गया, जबकि फ्रिक्शन 24 ही है, तो क्या वो अंदर चला जाएगा। मतलब तुम्हें ये भी देखना होगा कि रफनेस कितना रखा है मैंने सरफेस का, क्या देखना पड़ेगा कि सरफेस का रफनेस कितना रखा है, कितनी मिनिमम स्पीड रखूं, मतलब v को कितना कम कर सकता हूं कि फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर पाए, वो हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बस हो गया, आप खत्म। फॉर v मिनिमम F मैक्स यहां पर भी लगेगा, क्योंकि ये तो रहेगा हमेशा फ्रिक्शन मैक्सिमम ही ना, डायरेक्शन बदल गई है फ्रिक्शन की बस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही चीज में दोबारा यार करना पड़ रहा है मुझे, मैं आधा लिख के बोलूंगा कि सॉल्व करो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या लिख सकता हूं मैं, n कॉमन ले लिया मैंने ऊपर, तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और दूसरे में लिखूंगा तो n cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, या यहां से n को मैं लिख सकता हूं mg/cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। करेक्ट, यहां क्या आया था n, mg cos थीटा माइनस और प्लस में डिफरेंस दिख गया, यही डिफरेंस है। अब आगे मैं क्या करता हूं कि सब्स्टिट्यूटिंग n इन इक्वेशन 3, तो 3 में रखो mg/cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv मिनिमम ²/r, ये v मिनिमम है, m कैंसिल हो गया, r को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा rg, cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इन रूट इज इक्वल टू v मिनिमम। हाँ, क्या हो गया ये, कहाँ, ऐसे समझा क्या यार, देख लो, एक याद है दूसरा अपने आप याद होगा, तब भी ये रिकमेंडेड है कि आप एक भी मत याद रखिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि याद रखने में टाइम जाता है, और चीज़ें जो याद रखते हो ना दिमाग से स्किप हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर आपको तरीका पता है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अच्छा, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, लास्ट है ये, therefore for safe turn v should be greater than or equal to tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta, but less than or equal to root over rg tan theta plus mu अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये रेंज है वेलोसिटी की। नोट कर डालो, पूरा खत्म हो गया, मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ। किसी के पास ना एयर ड्रॉप होगा तो लेक्चर के बाद मुझसे ले लेना, 10 से 15 क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, आप करके आना। ये सारा बेंडिंग पे जो भी आज पढ़ रहे हैं इस पर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इस टॉपिक पर लिखो, अ बेंड इन अ लेवल रोड, अ बेंड इन अ लेवल रोड, अ बेंड इन अ लेवल रोड, a bend in a level road has a radius of 100 meter, has a radius of 100 meter
a bend in a level road has radius of 100 meter, calculate the maximum speed, ये सही कर देना सब लोग, calculate the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding, मतलब सेम स्पीड पूछा है और आपको दिया है म्यू की वैल्यू है 0.8। बिल्कुल सिंपल है। क्या इसमें बैंकिंग वगैरह कुछ बोला है क्या? तो ये सर्कुलर टर्न ऑफ रोड वाले क्वेश्चन है, दोनों साथ में ही करवाया मैंने क्योंकि दोनों लिंक्ड है ना। हाँ फार्मूला देखना पड़ रहा है, देखो गधा याद करके आओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मैक्सिमम पूछा है तो रूट ओवर म्यू आर जी लगा दें, सब तो दिया है। अरे रफली 10 ले लिया करो, जब क्लास में सॉल्व करो 10 ले लो, पेपर में कुछ नहीं दिया है तो 9.8 मानना। वैसे 10 मानोगे तो भी आंसर तुम्हें ऑप्शन वाले में अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो, हाँ अब नहीं, अगर नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना होता है, लेकिन आप 10 लेके करोगे तो 4 ऑप्शन में रफली अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है ना, तो उतना अप्रॉक्सीमेशन तुम्हें करना पड़ेगा। जी की वैल्यू कौन सा 10 लेने के बाद 9.8 करने पे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 9.8 ही लेना, तो जी 10 ना दिया हो, क्योंकि जी की रियल वैल्यू 9.8 ही है ना। आ गया क्या सबको आंसर? क्या आया? 28 इसमें दिया है, हाँ ठीक है, रूट 800 है, 20 रूट 2 को उन्होंने क्या किया है 20 इंटू 1.4 कर दिया है, तो रफली 28 मीटर पर सेकेंड। 20 रूट 2 सबको आ गया ना। इस क्वेश्चन में खाली यही तो करना है म्यू आर जी, तो v की वैल्यू कितनी 0.8 इंटू 100 इंटू 10, तो v कितना 800 रूट में, विच इज 20 रूट 2, रफली अबाउट 28 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप इस जो रेडियस दिया है यहाँ आपको टर्न लेना है, तो आपकी स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। अब और क्या खेल खेल सकते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करो, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular track of radius 600 मीटर, ये सबको आ गया होगा। थोड़े आसान सवाल करते हैं, फिर एक आध बीच में टफ भी करेंगे। A circular track of radius 600 मीटर, a circular track of radius 600 meter is to be designed for cars, is to be designed for the cars at an average speed of 180 kmph, at an average speed of 180 kmph. What should be the angle of banking of the track? What should be the angle of banking of track? बेटा देखो ये बहुत आसान सवाल है, तुम्हें बता दिया बैंकिंग हो रहा है, फ्रिक्शन बोला नहीं है, और v भी दिया है। डिजाइन फॉर का मतलब रेटेड स्पीड है। कौन सी स्पीड है? रेटेड। तो रेटेड स्पीड क्या होती है? रूट ओवर आर जी tan थीटा, बस tan थीटा पूछा है, थीटा पूछा है, सॉरी tan थीटा नहीं। कल आप लोगों का कौन कौन सा लेक्चर है? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, अच्छा हाँ हीट चालू करेंगे इसे।
किसका बचा हुआ है क्या? वर्टिकल सर्कुलर, वो तो मैं करवा दे रहा हूँ ना, WP मैं करवाऊंगा ही, घबराओ नहीं। मैं पुराना जितना भी है मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा। मैकेनिक्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आगे चैप्टर में आप लोग घबराते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हर जगह आएगा। आ गया भाई? आर कितना दिया है? अच्छा ये स्पीड कितनी 180 है ना, इसको लिखेंगे 180 इंटू 5/18 रूट ओवर आर की वैल्यू 600 मीटर इंटू 10 इंटू टेन थीटा। 18 10 जा 10 5 जा 50, 2500 6000 10 थीटा। ये कैंसिल हो गया, 5 और ये 12। tan थीटा इज 5/12, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बच्चों प्लीज चुप रहो, 5/12। और 5/12 13 का जो एंगल होता है ना, उसमें थीटा अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री होता है, अगर आपको पता होगा तो 22.5। आपने मैथ्स में किया होगा, sin 22.5 की वैल्यू निकाली होगी, cos 22.5 की वैल्यू निकाली होगी, दोनों को डिवाइड करो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। और कैसे मुझे पता? क्योंकि ये आएगा 0.4 के आसपास आएगा ना ये वैल्यू। कितना आएगा? 0.415 समथिंग, मैं 0.4 बोल रहा हूँ। अगर tan थीटा देखो तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो tan 22.5 की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 0.5, उससे इतना ही कम है, 0.418 समथिंग आ रहा है। तो ये रफली 22.5 है, तो 22.32 ऐसा ही आएगा कुछ, 22 पॉइंट समथिंग। अब ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकते हो, इसमें इन्होंने 22.6 दिया है, ठीक है। मतलब आप इतना समझ ही पाओगे, 22 के आसपास है, यहीं छोड़ दो tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ भी छोड़ सकते हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको दिया रहेगा ये। चलिए एक और मजेदार सवाल। नहीं, मिश्रा जी पानी नहीं पियेंगे तो जिंदा रह लेंगे, 40 मिनट और बचा है, रह लेंगे ना? नहीं रह पाएंगे? आज देखिए मरते हैं कि नहीं मरते, आज प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ देखते हैं कि पानी ना पीने से 40 मिनट क्या होता है। मैं भी तो नहीं पिया हूँ 2 घंटे से पानी, जब से पढ़ा रहा हूँ कहाँ पिया। लिखिए अ टर्न ऑफ रेडियस, ये लिख रहे थे क्या अभी? ये सब आसान थे ना? अ टर्न ऑफ रेडियस, अ टर्न ऑफ रेडियस, अ टर्न ऑफ रेडियस, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर। अब तुम यहीं बैठे रहना, पीछे मत जाना। क्यों जा रहे हो? वहीं बैठ के पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो आ गया तो पीछे जाऊं मैं। अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड, वो बैंक कभी किया ना भाई, वही है, इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल ऑफ मास 200 kg। और टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड, BANKED, is banked for the vehicle of mass 200 kg going at a speed of 10 meter per second, going at a speed of 10 meter per second. Find the direction and magnitude of frictional force। ऐसे सवाल जेई में आते हैं, जो भी कर रहे हो। Find the direction and magnitude of frictional force acting on a vehicle if it moves with a speed
इफ इट मूव्स विथ ए स्पीड, पहला है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 15 मीटर पर सेकेंड। दो सवाल है। इफ इट मूव्स विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड पहला है, देखो ए बी लिख दिया मैंने, और सेकेंड केस में 15 मीटर पर सेकेंड। टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे लिखो टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा यूनिट भी लिखना भाई, जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, and assume that friction is sufficient to prevent slipping. Friction is sufficient to prevent slipping. अब आपको ये सवाल बता देगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो भी आज पढ़े। हाँ, मतलब वो साथ में बने हैं, अलग अलग नहीं हुए, मतलब गाड़ियां फिसल नहीं रही हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। आपका टाइमर मैं चालू कर दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम दे देता हूं, 5 मिनट लगेगा आपको। जाओ 7 मिनट ले लो। मिश्रा जी कर डालिए, जाओ। भर के लाओ, पहले मैं पीऊंगा लेकिन। देखो ऐसा है कि ऐसे ये टर्न है, इसका ये रेडियस दिया है 20 मीटर, और ये टर्न को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये ऐसे, यहाँ जो गाड़ी है इसका मास 200 kg के लिए है, और ये ऐसे मूव कर सकती है गाड़ी। कितना 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर सकती है। मतलब जो बैंकिंग किया गया है, ये बैंकिंग किया गया है रेटेड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। बैंकिंग किसके लिए किया गया है? रेटेड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। मतलब ये जो थीटा होगा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि इसके लिए बनाया गया, मतलब दिस इज द रेटेड स्पीड, इस पे चलोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो v कितना दिया है? 10, मतलब 10 10 जा 100, 20 इंटू 10 tan थीटा। क्या यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी? बोलो। अब तुम्हें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा फ्रिक्शन का, ताकि वो 5 से चल पाए। एक बात बताओ, पहला सवाल, ये अपनी कार है। बच्चों प्लीज आवाज मत करो यार, आवाज नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा। कोई तो अभी भी इतना कहने के बाद भी बात कर रहा है। mg इधर, नॉर्मल इधर, n sin थीटा, n cos थीटा। देखो tan थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, sin थीटा cos थीटा अपने आप पता हो गया। और इधर क्या लग रहा होगा अपना? कौन सा फोर्स है ये? क्यों पढ़ाया था तुम्हें समझ में? अब इस सवाल में आएगा। आप मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कह रहे 5 से चल रहा है। बच्चों अगर ये v 10 होता, अगर ये v 10 होता तो mv स्क्वायर बाई आर किसके बराबर था?
n sin थीटा की। अगर v की वैल्यू कम करूंगा मैं तो क्या n sin थीटा की वैल्यू भी कम होगी? नहीं, मतलब v की वैल्यू कम किया तो mv स्क्वायर बाई आर भी कम हुआ, और mv स्क्वायर बाई आर अगर कम हुआ तो क्या n sin थीटा से छोटा हो गया? mv स्क्वायर बाई आर अगर छोटा हो गया तो क्या ये ऐसे अंदर की तरफ स्किड करने लगेगा? इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन किसको सपोर्ट करेगा? जो कम हो रहा है। कम कौन हो रहा है? तो मतलब फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए। तो पहला पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो आपको मिल गया। डायरेक्शन किधर आया है? आउटवर्ड्स। किधर लगा है ये डायरेक्शन? मिल गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड में ऐसे कि ये f cos हो जाएगा और ये कितना होगा? f sin। क्या मैं ऐसे लिखूं बच्चों? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। बोलो हाँ। अच्छा, मैंने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने लास्ट में एक चीज पूछा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मतलब इससे ज्यादा कम भी स्पीड करोगे तो फ्रिक्शन अभी है। ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनेगा n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू पता है, खैर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाहोगे तो। यार देखो, मैं अगर tan थीटा मुझे हाफ पता हो गया है तो यहां से दो चीजें और मिल गई अपने को। sin थीटा हो जाएगा √5, मतलब 1/√5। cos थीटा हो जाएगा 2/√5। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर मैंने यहां पर ये वैल्यूज डाल दी तो एक इक्वेशन यहां मिल जाएगा। कैसे? 2n/√5, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, प्लस f/√5 इज इक्वल टू 2000। ठीक है। और इसको मैं ऐसे रैंडम कहीं भी लिख रहा हूं, चल रहा है ना, कैलकुलेट तो कर रहा हूं। ये क्या बनेगा? n/√5 माइनस 2f/√5 इज इक्वल टू m की वैल्यू 200, v स्क्वायर मतलब 25, r है 20। ए भाई तुम क्यों बोल रहे हो? इसको क्या हो गया? अचानक से गड़बड़ा गया ये ऐसे। तो ये हो जाएगा 250। एक काम कर लो यार, ये इक्वेशन थोड़ा सा हम सॉल्व करके लिखते हैं ऐसे, क्योंकि वो पूरा खिचड़ी बन रही थी ना, तो खिचड़ी ना बने इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। मैं ऐसे लिख दूं कि n sin थीटा माइनस f cos थीटा क्या है? जरा वैल्यू डाल देते हैं। तो n ये बन जाएगा n/√5 माइनस 2f/√5 इज इक्वल टू 200 इंटू 5 स्क्वायर बाई r। r इज 20। तो ये आ गया n/√5 माइनस 2f/√5 और ये हो गया 10, मतलब 250। ठीक है क्या? या चलो ऐसे रहने दो, आगे भी इसको सॉल्व करके, तो ये तुम्हारे ऊपर है यार, तुम कितना अच्छा सॉल्व कर पाते हो इसको। अब आगे देखो, दूसरा इक्वेशन कहां से बना लो? यहां से n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये बन जाएगा 2n/√5 प्लस f/√5 इज इक्वल टू 2000। अब क्या करना है तुम्हें? दो वेरिएबल दिख रहे हैं n और f, सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n/√5, 4f/√5 500, और ये हो जाएगा 2n/√5 प्लस f/√5 इज इक्वल टू 2000। माइनस 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 ये मर गए, माइनस 5/√5 f इज इक्वल टू माइनस 1500, ये कैंसिल हो गया।
एफ की वैल्यू 300√5, यही आया क्या? पहले केस का आंसर वही है। अब अगर जो फार्मूला पढ़ के गए हैं v मिनिमम लगाते, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, कौन सा क्वेश्चन दिया था, 300√5 आउटवर्ड्स, वेरी गुड। अब जिनको फार्मूला पता है, क्या वो फार्मूले से कभी जिंदगी में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आपको क्या पता होना चाहिए, अगर वो बोल रहा है इज मेड फॉर दिस वेलोसिटी, मतलब दैट इज v इज इक्वल टू √rg tan थीटा, फ्रिक्शन उसके बाद या उससे कम वेलोसिटी पर लगेगा, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं है। दूसरा वाला कर लो, ये नोट कर लो, फिर सेकंड केस कराता हूं। सेकंड में 15 हो जाएगा ना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको नोट करो, यहीं पे मैं चेंज करूंगा खाली। नहीं, और क्या यूज करोगे इसमें? सर हमने n sin थीटा को वहां से निकाला था एकदम पहले mv स्क्वायर और वापस वो n sin थीटा को कहाँ से निकाला है जरा? फ्रैक्शन इससे? हाँ हर बार n sin थीटा नहीं। सेम रहेगा ना, तो हाँ तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, हाँ, तो वही आंसर उससे भी आएगा ना? mv स्क्वायर बाय r हमरे को 1000 है, वहां से अलग आंसर आ गया। एक 375√5 आ रहा है, तो तुमने क्या किया, n sin थीटा को हमेशा किसके बराबर कर दिया? mv स्क्वायर बाय r। गलत कर दिया ना यहीं पे। v की वैल्यू जब 10 है तब n sin थीटा बराबर है, तो v की वैल्यू यहाँ पे 5 है, दोनों v अलग अलग हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हर बार मेरे भाई n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r तब होगा जब v की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 दिया हो। पहले केस में ये v तो 5 दिया है, तो n sin थीटा इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। तुमने यहां से अगर निकाला है ऐसे n sin थीटा mv स्क्वायर बाई r, लेकिन n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस n cos थीटा, राइट? तो वो बोल रहा है। एक मिनट, तो ये होगा n sin थीटा की वैल्यू 100 के बाद आएगा बाई 20, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2000। लेक्चर में बोलिए 1000 सर, तो भी कैंसिल, तो ये आएगा 2000 ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1000 होगी। 1000 आएगा, ठीक, तो ये 1000 आ गया। अब यहाँ जहाँ n sin थीटा, यहाँ पे सब कुछ यही रहेगा, खाली यहाँ पे तुम्हें 1000 रख देना पड़ेगा, वही किया हमने, तो आ जाएगा, तो सेम आंसर आएगा। अलग आ रहा है। कैसे अलग आ रहा है? अगर मैं ये चीज यहाँ रखूं तो ये n sin थीटा की वैल्यू 1000, ठीक है, माइनस 2f बाई √5 इज इक्वल टू 250, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना होता है 3, अभी यहाँ पे 375√5 आ रहा है, अपना आंसर कितना है? 300। कहाँ गलती हुई देखो, या तो n दोनों केस में सेम नहीं नॉर्मल तो बराबर ही रहेगा कि डर ले रहा है ना, कैलकुलेशन वाइज कहीं कुछ गलती हो रही है बस। हाँ तो ठीक है ना, सुनो सुनो सुनो, n sin थीटा और n cos थीटा कर रहे हो ना, तो तुमने n sin थीटा को mv स्क्वायर बाई r से करके n sin थीटा निकाल लिया, तो n cos थीटा को mg के बराबर करके n वहां से तुम्हें cos थीटा की वैल्यू भी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अगर आपने ये एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, n की वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ cos थीटा भी तो है, ये वैल्यू कहाँ से ला रहे हो आप? हाँ, एक ही चीज को बार बार यूज करो। तुमने n sin थीटा को अलग किया और ट्राइंगल थे tan थीटा हाफ कैसे आया था? n sin थीटा और n cos दोनों को इस्तेमाल करके आया ना, इसलिए वैसा मेथड मत यूज करो, कंफ्यूजन होती है। एक ही फॉर्मूले में से तुम्हारा एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, उसी में थोड़ी रख देंगे उसको, दूसरा इक्वेशन चाहिए ना। आपने n sin थीटा को mv स्क्वायर बाई r के बराबर किया, वहां से n थीटा निकाल लिया, cos निकालने के लिए फिर आप लिख रहे हो ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला आया कहाँ से था? यहीं से तो आया था, इसी फार्मूले से यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहीं पे फिर रख दे रहे हो, तो आंसर तो गलत आ ही जाएगा, वो प्रॉब्लम है। आप यही मेथड इस्तेमाल करिए, फालतू में ज़्यादा
परेशान मत होइए ज़्यादा, अलग अलग मेथड लाएंगे तो अलग अलग तरीका तुम्हें दिमाग में सो जाएगा। मैं मान लो थोड़ा टफ है लेकिन प्रैक्टिस करोगे। क्या टफ है, 4 लाइन तो लिखना है। अब पेपर में थोड़ी तुमसे पूछेगा कि ए वाला क्वेश्चन ले लो बी वाला ले लो, तो एक ही क्वेश्चन देगा। ये अगर तुम्हें लिखना पड़ा तो थू है तुम्हारी जिंदगी पे, सीधा ये लिखना चाहिए। चले सेकंड केस लिख चुके। पहला 1:13 हो गया है, मुझे आज खत्म करना था। आधे घंटे का, 2 बजे खत्म करते हैं लेक्चर। क्या कब आना है, घर भाग गया ना। तू कुछ बोलता कहाँ है, गूंगा है बेचारा, तो निकल जाना ना घर। आज मैं खत्म करने के मूड में हूं तो खत्म करूंगा, क्योंकि मैं अगले एक लेक्चर में सर्कुलर मोशन को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं। अगले लेक्चर में खत्म होगा, उसके अगले लेक्चर में पूरा लेक्चर डाउट सॉल्विंग होगा। मैं यहाँ लिखवा दूंगा, फिर सेंटर ऑफ मास चालू करेंगे और ऑन ट्रैक आ जाएंगे। अब अगर ये दूसरे केस में इसी सवाल को सॉल्व करना होता तो v की वैल्यू कितना दिया है, 15। तो 10 के लिए तो अगर v की वैल्यू 10 है तो mv²/r और n sin थीटा बराबर है। 15 कर दिया तो कौन बड़ा हो जाएगा, mv²/r बड़ा हो गया। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट किसको सपोर्ट करना चाहिए, n sin थीटा को। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये जो हमारा फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, ये फ्रिक्शन अभी इधर नहीं लगेगा, तो ये फ्रिक्शन यहाँ से हर जगह से हट जाएगा। सही बात है ना, बस इतना ही चेंज होगा। और ये हट के फ्रिक्शन की तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ, तो ये थीटा बना तो ये कितना आ जाएगा, f cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, सही बात है क्या। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर देखो इस जगह पे, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो n sin थीटा प्लस 2f, ये तो पूरा वही रहेगा। mv²/r में ये जो v लिखा है, इस v की वैल्यू अभी कितनी है, इस v की वैल्यू है 15। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और जैसे ये ऐसे लिख दोगे, खाली ये साइड चेंज होने वाला है। कितना हो गया, 2250, इक्वेशन 1। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये n cos थीटा प्लस f sin थीटा था, यहाँ क्या आएगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा। तो बाकी यही रहेगा, mg तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इसमें देखो उल्टा वही करना होगा क्या, तो कहाँ लिखा है, यहाँ ना, हाँ ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले भी हमने ऊपर वाले में ही किया था। तो 2n/√5 माइनस 4f/√5। अब इसमें 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4500। अरे वाह। और नीचे 2n/√5 माइनस f/√5, ऊपर प्लस हो जाएगा। 2 मिनट, ऊपर प्लस हो गया, नीचे ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ये चेंज हो गए, क्या बनेगा, 5f/√5 इज इक्वल टू 2500, या f की वैल्यू 500√5। क्या इस तरह के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे? अरे बोलो पक्का। काफी और सवाल देता हूं।